दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन की इस खास पेशकश यानी चुनावी चकल्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों आज का हमारा मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव की वोटिंग में महज 3 दिन शेष रह गए हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बाबा राम रहीम को जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आने की छूट मिल गई है। बता दूं कि बाबा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से आज बाहर आ गया है। और सबसे अहम बात यह है बाबा राम रहीम के बाहर आने के बाद कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोहित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाबा राम रहीम के जो समर्थक हैं, जो उनका प्रभुत्व है हरियाणा में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। और माना यह जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव यानी वोटिंग से एन वक्त पहले उनका बाहर आना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए, बीजेपी का बहुत बड़ी मात्रा में फायदा करा सकता है, क्योंकि अपने आप में बाबा राम रहीम के हरियाणा में जितने बड़ी मात्रा में जो समर्थक हैं, उनके जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से आप मान लो तो बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या मोहित, क्या आकलन है आपका, कितनी सीटों पर गेम बदल सकता है बीजेपी के लिए बाबा राम रहीम का बाहर आना? देखिए, ये जो तमाम हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मुख्य आधार जो है वो कांग्रेस के तमाम नेताओं का जो आरोप है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा जो राम रहीम यानी कि डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है राम रहीम, उनको जो पेरोल दी गई है उस पर अब सियासत शुरू हुई है। सियासत ये है कि आखिर चुनाव यानी कि वोटिंग के ठीक पहले कैसे राम रहीम को पैरोल दे दी गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल ये खड़ा कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई सत्ताधारी पार्टी इस बात का कोई लाभ तो नहीं लेना चाहती। बड़ी बात यह है कि देखिए रोहन, हरियाणा में खासतौर पर जो सब कुछ सामाजिक ताना बाना कहें या फिर राजनीति कहें या सब कुछ एक जो इर्द गिर्द वो है डेरा, जो डेरे होते हैं वहां पर कई सारे जो धर्म गुरु या यूं कहे तो संत महात्मा, इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो हरियाणा में खासतौर पर कई इतने विशाल और मजबूत डेरे हैं जिनका कई सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभुत्व भी है। उनमें से एक डेरा सच्चा सौदा भी है। तो उस डेरे सच्चे सौदे में जो गुरमीत राम रहीम है, अब कहा यह भी जाता है, तमाम हमने तो लगातार जो भी तमाम बॉलीवुड में जो फिल्में देखी हैं, वेब सीरीज देखी हैं, उनके अलावा खबरें भी सुनी है कि किस तरीके से जो राजनीतिक इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा रहता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी नेता हो, इन बाबाओं के चक्कर लगाना वो नहीं भूलता है। तो ये तमाम बड़े नेता हैं वो जाते हैं। खैर यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है राम रहीम का किसी अन्य बाबाओं से, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेताओं के जो दौरे होते हैं वो हर चुनाव के पहले, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो तो वहां के बाबाओं के पास जाते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होते तो वहां के बाबाओं के पास जाने लगते, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरीके से अब बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें कि कोई इशारा गुरमीत राम रहीम की तरफ से किया जाएगा। देखिए, लेकिन एक चीज ये है इसमें कि जो कोर्ट की या जो उनको पेरोल दी गई है उसमें ये बात स्पेसिफिक कही गई है कि आप हरियाणा में किसी भी तरीके से नहीं जाएंगे। प्रचार मतलब चुनाव में एक्टिव नहीं रह सकते। चुनाव यानी कि आप राज्य की सीमा में भी नहीं जाएंगे। आपको पेरोल दी गई, आप राज्य के बाहर जाएंगे। और अमूमन राज्य के बाहर जो है बागपत में एक डेरा है इनका, वहां पर बागपत में राम रहीम हमेशा रुकते रहे हैं। और बागपत से सिर्फ कुछ घंटे की दूरी यानी कि 1 से 2 घंटे की दूरी पर हरियाणा का पानीपत बॉर्डर और ये सब तमाम जो जिले लगते हैं, बागपत से शामली, शामली से पानीपत, ये जो कैराना वाला जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है। तो ज्यादातर गुरमीत राम रहीम बागपत के ही अपने डेरे में जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो हरियाणा का चुनाव है उसमें बाबा जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस करते भी हैं तो वो किस पार्टी की तरफ करते हैं। जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। दूसरी चीज ये आपने जैसा कि बताया हमारे दर्शकों को कि राम रहीम बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है, जो निर्देश है उनको दिया गया है, उसके मुताबिक वो हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोहित, हमने देखा भी है कि हरियाणा में डेरा की जो पावर है, जो ताकत है, वो मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज भी अगर सर्कुलेट अगर कर दिया जाए, है ना, तो वो अपने आप में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है ना। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं, जो हमारी एनालिसिस है उसके मुताबिक बाबा राम रहीम की दलित वोटरों के बीच काफी अच्छी पैठ है। साथ ही साथ हरियाणा की करीब 9 जिलों की
30 सीटों, मैं आपको बता दूं, बड़ी अहम बात है, 9 जिलों की 30 सीटों पर बाबा राम रहीम का अच्छा प्रभुत्व है। मतलब वहां आराम से वो बाजी पलट सकते हैं, ये ताकत है उनकी। ये मतलब मोहित, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से जरूर। लेकिन वही सवाल है कि आखिर बीजेपी क्या हरियाणा में इतनी कमजोर पड़ गई कि उसको बाबा राम रहीम की जरूरत पड़ रही है? देखिए, इस वक्त कमजोर पड़ने जैसी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति का ऐसा खेल है जिसमें हर कोई अपना साम दाम दंड भेद लगा के तैयार रहता है। क्योंकि अब देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की या तो वहां पर दाल नहीं गल रही है, या कांग्रेस को वहां से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दे रही है। लेकिन कोई इसमें देखिए, तमाम विश्लेषकों का, तमाम लोगों का आरोप यही है कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं फायदा इसका लेती है। ये तमाम आरोप है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए ना, कि जैसे मध्य प्रदेश में आप जाइए, तो मध्य प्रदेश के जैसे हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर खासतौर पर बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा काफी ज्यादा इस वक्त पॉपुलर हो रखे हैं। तो वहां पर बागेश्वर धाम में खुद शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, पहले जाते थे, इसके बाद जब मुख्यमंत्री बदल दिए गए तो मोहन यादव भी वहां गए, और चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ भी उन्हीं के दरबार में जमीन पर बैठे दिखे, और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो भी दिखते थे। तो यानी कि बागेश्वर धाम से जब दोनों पार्टियों को जब जहां तक लगता था कि इन्फ्लुएंस और उनको फायदा मिल सकता है, तो वो दोनों आ जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि दोनों बाबाओं का कोई कंपैरिजन नहीं है, एक आरोपी है, अपराधी है, और दूसरे एक संत की अभी श्रेणी में है। तो इस लिहाज से फिलहाल कांग्रेस जो है वहां पर आरोप लगा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि जो वोटर की जब हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर दलित सीटों पर, तो देखिए इस बार बहुत ज्यादा अहम होने वाला है हरियाणा में दलित वोटर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा सेंटिमेंट तैयार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है पिछड़ी और पिछड़ी जातियों पर। ऐसे में दलित वोटर को भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा का जो मुद्दा उठा हरियाणा में खासतौर पर, कुमारी शैलजा को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, उसके बाद जो फ्री हैंड एक भूपेंद्र हुड्डा को दिया गया कि चुनाव में जितने भी टिकट होंगे वो सब भूपेंद्र हुड्डा फाइनलाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके का एक जो नेगेटिव मैसेजिंग गई, उसको कैश कराना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का जो नुकसान है वो फायदा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मोहित, यहाँ एक बात और, हमने देखा भी है, लोकसभा चुनाव हो चाहे पिछले 2 विधानसभा चुनाव का जो हमने पैटर्न देखा है, कहीं ना कहीं हरियाणा के जो पंजाबी हिंदू वोटर हैं और जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो बीजेपी के साथ रहता आया है ना, साथ देता आया चुनाव में भी। इस बार जो दलित वोटरों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, खासतौर पर आप देख लें जो ये बता दे, बनिया और ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हरियाणा में 20% दलित वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, और बीजेपी की नजर, जैसा आपने कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया, तो बीजेपी की नजर, मतलब अगर उसे कांग्रेस कट टू कट फाइट तो है, टफ फाइट दे रही है बीजेपी कांग्रेस को, 50-50 लग रहा है, लेकिन अगर उसे अपना ग्राफ थोड़ा भी बढ़ाना है, सरकार बनाने की अगर उसने ठानी है, तो उसे दलित वोट बैंक पर फोकस करना जरूरी हो गया। वो 20% वोट बैंक है। इसी वजह से राम रहीम की, जैसा हमने जिक्र किया, राम रहीम का दलित वोट बैंक, दलितों में, दलित समाज में अच्छी उनकी पैठ है, तो राम रहीम का भी बाहर आना एक तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ पीएम मोदी तमाम रैलियां जो कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, तो कुमारी शैलजा का जो मुद्दा है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, पीएम मोदी ने भी अपने रैली में जिक्र किया था और कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया था, तो कुमारी शैलजा वाले मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि हमने देखा कि बीते 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो रैली की, तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती कराने की उन्होंने कोशिश भी की, हाथ भी मिलवाया, हाथ पकड़कर। तो राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी का सीधा जो मकसद है वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा कर भी रही है, और राम रहीम का जो मुद्दा हम जिस पर बहस कर रहे हैं वो भी है अपने आप। देखिए, जो आपने एक चर्चा की, खासतौर पर वो एक वीडियो जो राहुल गांधी के दोनों तरफ, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे और एक तरफ कुमारी शैलजा, देखिए वो बड़ा दिलचस्प वीडियो था। उसमें जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, तो उन तीनों नेताओं की, सबसे पहले राहुल गांधी दोनों का हाथ पकड़कर, जो जिस तरीके से होता है रैलियों में, उस तरीके से करते हैं, और खुद पीछे हटके दोनों का हाथ मिलाते हैं। उस दौरान दोनों ही नेता जो है वो चौंक जाते हैं। बड़ी चीज ये थी कि जैसे ही राहुल गांधी पीछे हटते हैं और दोनों नेता अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, तो तुरंत आप देखेंगे कि उस वीडियो में कुमारी शैलजा
भूपेंद्र हुड्डा की तरफ पीठ करके खड़ी नजर आती हैं। तो वो मतलब आप देखिए नाराजगी और तल्खी का आप अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि कुमारी शैलजा का हाथ जब भूपेंद्र हुड्डा से राहुल गांधी खुद मिलवाते हैं, लेकिन उस वक्त तक तो कुमारी शैलजा ठीक है हाथ मिलाती, लेकिन अगले ही पल वो वहां पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देती और पीट करके दूसरी तरफ मंच के बाहर की तरफ मतलब वो एक तरह से आला कमान के प्रति रेस्पेक्ट देना एक तरह से हो गया। लेकिन वो जो दो गुट जो बने हुए हैं वो अभी ऐसा नहीं कहा जाता कि दोस्त दरार जो है वो खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी विधानसभा चुनाव में कि आप कितने अपने लोगों को टिकट दिलवाते हैं, और जितने ज्यादा आप टिकट दिलवाएंगे उतने ज्यादा आपके लोग चुनकर आएंगे, और जितने लोग आपके चुनकर आएंगे उसी से आपका तय होगा कि आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही है मोहित, उसके मुताबिक जैसा हमने पहले भी कई एपिसोड्स में दर्शकों को बताया हुआ है कि कुमारी शैलजा जो है वो हरियाणा की 17 से 25 सीटों पर दलित बहुल जो सीटें हैं, जहां दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होते हैं दलित वोटर्स, उन 17 से 25 सीटों पर अच्छा होल्ड रखती हैं कुमारी शैलजा। और अब बीजेपी की जो रणनीति है वो भी उन्हीं 17 से 25 सीटों को मतलब अपने कब्जे में करने की है ना। उन्हीं 17 से 25 सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं बीजेपी के, उन दलित प्रभुत्व वाली जो सीटें हैं, दलित वोटरों के प्रभुत्व वाली जो सीटें हैं, उन पर ज्यादा फोकस करिए। चुनाव प्रचार भी ज्यादातर उन्हीं सीटों पर किया जा रहा है। मोहित, कैसे देखते हैं? देखिए ये खासतौर पर आप मान के चलिए कि अगर ये नाराजगी और खासतौर पर ये मैसेजिंग हुई है कि कुमारी शैलजा का उतना सम्मान नहीं हो रहा है, कुमारी शैलजा 62 साल की है इस वक्त। 62 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है, और अगर जिसने मतलब कुमारी शैलजा के पिताजी भी कांग्रेस में रहे हैं और वो लॉयल कांग्रेसी अपने आप को बताती है, और पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में रहकर राजनीति की है। अगर वो 62 साल में आती है और अब जब मुख्यमंत्री बनने की एक चांस है, एक मौका है, तो वहां पर उन्हें पहले ही साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक जो एक बैलेंसिंग फील्ड होती है ना, वहां तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि जहां पर तय किया जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उससे पहले ही उनको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। तो ऐसे में ये एक मैसेजिंग हो रही है कि जानबूझ के कि दलितों की उपेक्षा की जा रही है। राहुल गांधी भले ही भाषणों में कहते हैं कि भाई स्कैन कराने की जरूरत है, जो शोषित समाज है उसको आगे लाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में वो चीजें फिट नहीं बैठ पाती। जो उनका पुराना कैडर है, पुराने बड़े नेता है, वहां पर कितनी जगह नए लोगों को दी जाती है, और खासतौर पर उन मार्जिनलाइज जातियों को दी जाती है जिनकी राहुल गांधी पिछले मतलब लोकसभा चुनाव से पहले से जिसकी बात कर रहे हैं, लगभग 2 साल से, जब से उन्होंने बात करनी शुरू की है। 2 साल से उन्होंने बात शुरू की है, लेकिन 20 साल का जो अपना कांग्रेस का इतिहास है, जो उनका अपना कैडर है, वहां पर 2 साल की बात कितनी रिफ्लेक्ट हो पाएगी, ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा, यहाँ आपने जो कुमारी शैलजा की जो आपने बात की, लॉयल्टी की कहीं ना कहीं बात की, हाल ही में एक इंटरव्यू में भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं जाऊंगी तो कांग्रेस के कफन में लिपट कर ही जाऊंगी। तो इससे जाहिर तौर पर मतलब ये दिखता है, इससे साबित होता है कि कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल्टी कितनी ज्यादा है। और दूसरी चीज आप देख लें, 2014 पिछले 2 इलेक्शंस की आप बात कर लें, भूपेंद्र हुड्डा को, खेमे को कांग्रेस ने हमेशा तरजीह दी है। 2014 की बात कर ले मोहित, तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे को 40 सीटें मिली थी, टिकटें मिली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से, लेकिन रिजल्ट वो नहीं दे पाए थे। इनपुट तो उन्हें सारे रॉ मटेरियल सारे दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आउटपुट निकलकर कुछ आया नहीं, है ना। अब इस बार के चुनाव में भी आप देख लें, भूपेंद्र हुड्डा को 40 से बढ़कर 70 से 75 टिकटें उनके समर्थकों को, उनके खेमे को मिली है। वही कुमारी शैलजा ने 32 से 35 टिकटों की डिमांड की थी, लेकिन महज 5 से 9 लगभग 5 से 10 के बिटवीन उनको संतुष्ट करना पड़ा। अच्छा, बड़ी चीज में नेगेटिव ये चली गई, दरअसल कुमारी शैलजा भी साथ साथ हरियाणा में रैली निकाल रही थी, और दीपेंद्र हुड्डा भी। कुमारी शैलजा जिन खास अपने जो चुनिंदा उनके लोग थे, उनके खास सीटों पर जाकर जो वोट मांग रही थी, जहां पर वो रैली करने गई, तो एक मंच पे वो खुद जो है उस रैली में अनाउंस करके आई थी कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, टिकट मैं दिलवा के लाऊंगी आपके भाई को। हुआ ये कि उस व्यक्ति की जिसकी सबसे ज्यादा पक्की सीट मानी जा रही थी, ऐसे 2 नेताओं की टिकट कट गई, और इन्हीं 2 नेताओं का टिकट कटना एक मैसेजिंग चला गया कि भाई कांग्रेस में कुमारी शैलजा की बात की वैल्यू आखिर कितनी है। दूसरी चीज, अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जो इस वक्त मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर कैसे इस चीज को अडॉप्ट करेगा। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पिछले 2 से 3 दिन पुरानी ये बात है, वहां पर संविधान सम्मान एक प्रोग्राम लखनऊ में माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, और वहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था। लेकिन जो आप पोस्टर देखेंगे वहां पर आराधना मिश्रा मोना का तस्वीर लगा हुआ था,
अजय राय वो पोस्टर में नजर आ रहे थे, और तीसरे थे अविनाश पांडे। अब आप संविधान सम्मान प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन तीनों अगले नेताओं का जब ये पोस्टर एकदम से सामने आया, जिसमें राहुल गांधी के साथ वो तस्वीर थी, तो लोगों ने सवाल खड़े करना, राहुल गांधी हिस्सेदारी की बात करते हैं। बिल्कुल हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आपने अपने पोस्टर तक में जगह नहीं दे रहे हैं, तो मंच पर तो जगह। और बड़ी बात ये थी कि वो हाईलाइट इसलिए भी हो गया वो प्रोग्राम, क्योंकि उस प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए, मारा गुत्थम गुत्ती हो गई जो कार्यकर्ता थे। तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर जब ये प्रोग्राम हो रहा था कांग्रेस का, कि वहां पर दलितों को खासतौर पर साधने के लिए बड़ी बात ये कही गई कि भाई देखिए, कांग्रेस में जो भीड़ इकट्ठा करें वो तो दलित नेता और पिछड़े नेता इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मंच पर और पोस्टर पर सिर्फ अगड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बात, जबकि बात राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना, दलितों की, पिछड़ों की कर रहे हैं। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है अभी कांग्रेस में। अच्छा, दूसरी चीज एक और, मैं अखिलेश यादव की भी बात करना चाहूंगा, कुमारी सैलजा से जोड़कर ही बात करूंगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि दलित जो वोटर्स हैं, भीड़ इकट्ठा करने का काम उनका ही है, तो कांग्रेस, राहुल गांधी को भी डर है कहीं ना कहीं कि हरियाणा के अगर दलित वोटरों को नाराज कर दिया तो इसका इंपैक्ट सिर्फ हरियाणा चुनाव पर ही नहीं, पूरे देश पर पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा, यूपी इलेक्शंस की बात करते हैं, अभी लोकसभा इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। यूपी में सपा ने कांग्रेस को, इतनी जो ताकतवर हो गई है कांग्रेस, वो उसमें सपा का अहम रोल रहा है मोहित। इंडिया अलायंस जो आज इतनी ताकतवर है, उसमें सपा की जो 37 लोकसभा सीटें हैं उसका अहम रोल रहा है ना। अखिलेश यादव गेम चेंजर साबित हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस को जीत दिलाने के बदले हरियाणा में क्या मिला, जम्मू कश्मीर में क्या मिला, हमने देखा। अखिलेश को तो साइडलाइन कर दिया राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। जम्मू कश्मीर में अलायंस का हिस्सा ही नहीं बनने दिया, हरियाणा में भी सीटें नहीं दी, है ना। तो क्या कुमारी सैलजा के साथ भी वही होने वाला है? अभी चुनाव के पहले दलित वोटरों को अपने साधने के लिए आप कुमारी सैलजा को स्टेज पर आमंत्रित कर रहे हो और भूपेंद्र हुड्डा के साथ हाथ मिला रहे हो। कहीं ना कहीं ये दरार की जो अफवाहें हैं, इन अटकलों पर आप विराम लगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या कुमारी सैलजा को उसका फायदा मिलेगा? क्रेडिट देंगे आप? ये अहम सवाल उठता है मोहित। बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल हैं, और ये पूरी चर्चा आखिर इस वक्त जब बिल्कुल 24 घंटे बचे हैं, प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राजनीति आखिर जो हरियाणा की है उसमें कांग्रेस, जितनी चर्चा ज्यादा हो रही है कि क्या कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से नेताओं की जो दौड़ है वो कांग्रेस दफ्तरों की तरफ देखी जा रही है, लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कितना इंपैक्टफुल रह पाएगी। और बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के साथ जो पुरानी चीजें उसकी जुड़ी हुई हैं उससे वो कब तक उभर पाएगी। यहाँ एक बात और मैं मोहित जिक्र करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी मैं सुन रहा था, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयारी करके चल रही है कि अगर इन फ्यूचर पोस्ट पोलिंग अगर कुमारी सैलजा डगमगाती भी है, उनका गुट अगर डगमगाता भी है, तो पार्टी को इससे नुकसान ना हो। क्यों, कैसे नुकसान ना हो? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही 90 विधानसभा सीटों में से करीब 70 से 75 सीटें जो हैं, टिकटें जो हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा गुट को दे रखी है ना। तो अगर कांग्रेस पार्टी पावर में भी आती है तो कुमारी सैलजा गुट के पास तो ज्यादा टिकटें हैं ही नहीं, ज्यादा सीटें रहेंगी ही नहीं, तो इधर उधर अगर जाती भी है तो उससे पार्टी को कोई नुकसान, मतलब सरकार गिराने वाली भूमिका वो अदा नहीं कर पाएंगी। तो ये अहम सवाल हो जाता है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो को लेकर, इस पूरे मसले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, वोट डाले जाएंगे, तो 8 अक्टूबर पर भी हमारी खासा नजर रहने वाली है। एनालिसिस हम करेंगे, ओपिनियन पोल न्यूज नेशन का जो है वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या है, हर एक सीट पर जो एनालिसिस होगी, कौन जीत रहा है, किसकी हार होने वाली है, जनता किसकी साइड रहने वाली है, ये तमाम आपके सामने आकलन हम करेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और न्यूज नेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।